थोड़ा सर को बुलाओ ना, सेटिंग करेंगे। क्या चेक करना है सर? ठीक है, करें स्टार्ट। देखो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कृषि, और ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे लिए कि मध्य प्रदेश की जो कृषि है उसको पहले हम जनरली क्लासिफाई करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की फसलें की जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश के रीजन को पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश को कितने फसल चक्रों मतलब फसल क्षेत्रों में बांट रखा है। मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, ये दो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर पहले इससे पहले हमें समझेंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखो आपने पढ़ा होगा कि हम कृषि को कई भागों में बांटते हैं। जैसे आपने सुना होगा रबी की फसल, खरीफ की फसल, है ना, जायद की फसल, इस टाइप से हमने फसलों को बांट रखा है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फसलों का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कृषि को हम सबसे पहले दो भागों में क्या कर रहे हैं, इसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक तो क्लासिफिकेशन जो हमने करा है वो करा है मौसम के आधार पर या ऋतु के आधार पर, सीजन के आधार पर कर रखा है। किसके आधार पर कर रखा है? मौसम। हमने पढ़ा है मौसम क्या है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या होता है मौसम? जो कम टाइम के लिए होता है। हाँ, तो मौसम या ऋतु के आधार पर कोई फसल कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। ठीक है, जनरली हमने जो ऋतु पढ़ी थी, जनरली हम क्या पढ़ते हैं, चार प्रकार की ऋतु होती है, पर एक सामान्य तौर पर हम कितने प्रकार की पढ़ते हैं? तीन प्रकार की ऋतुएं पढ़ते हैं, सीजन्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मानसूनी ऋतु। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु जो होती थी, तो मौसम के आधार पर जब हमने फसलों का वर्गीकरण करा, तो जो वर्षा ऋतु होती है उसमें जो फसल हम करते हैं उसको बोलते हैं हम खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप। याद रहेगा पहला प्रकार। पहले प्रकार को मैं क्या बोल रहा हूं? खरीफ की फसलें। ठीक है, फिर देखो इसके बस जस्ट बाद में जब आते थे तो वो आती थी शीत ऋतु। कौन सी ऋतु आती थी? विंटर सीजन। और विंटर सीजन के अंदर जो फसल हम करते हैं उसको बोलते हैं रबी की फसल। और ये मैंने आपको याद भी करवाया था एक ट्रिक के माध्यम से। हाँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा, उससे आप कोई सी भी फसल आएगा उसमें फिट करना। कभी भी स्टेटमेंट और एसेशन रीजन का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको बिल्कुल सही होगा। और ऐसे प्रश्न हमेशा जनरली कठिन माने जाते हैं, पर देखना आप कितने सिंपल प्रश्न होते हैं। एक बार आया था एमपीपीएस में, सब प्रश्न कैसा आया था वो भी देखेंगे हम। इसके बाद में जो गर्मी के समय में जो फसल होती है, जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, शीत ऋतु चली, इसके बाद जो फसल आएगी उसको हम जायद की फसल कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। कौन सी फसल है? जायद की फसल। तो तीन प्रकार की फसलें होती है और जनरली हम तीन प्रकार की फसलें ही पढ़ते हैं। ठीक है, बात याद रहेगी। तो मध्य प्रदेश में कृषि पढ़ो या भारत के अंदर कृषि पढ़ो, कृषि के कितने प्रकार होते हैं? तीन। किसके आधार पर पढ़ा हमने? मौसम या ऋतु के आधार पर। ठीक है, एक होती है खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। आपको क्रम से ही याद करना है ताकि आपकी कंसेप्ट बेस्ट बूस्ट रहे, ताकि कभी भी किसी प्रकार का डिटेल में कोई प्रश्न आए तो आप आराम से बना पाए। ठीक है, बात याद रहेगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो खरीफ की फसल है किस समय की जाती है, बताओ? वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु है? हाँ, वर्षा ऋतु। और आपको भी पता है वर्षा ऋतु कब से स्टार्ट हो रही थी? 15 जून से। बात याद रहेगी। तो 15 जून से 15 सितंबर, बात याद रहेगी। कोई दिक्कत, को समस्या? फिर देखो हमने जो रबी की फसल पढ़ी थी कौन सी ऋतु में हो रही थी? ये शीत ऋतु, विंटर सीजन।
और विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है? अब अक्टूबर नवंबर देख लो जनरली, ठीक है। तो ये जो फसल जो करते हैं हम कब स्टार्ट करते थे इसको? अक्टूबर नवंबर से। तो कब तक होती है? 3 महीने 4 महीने में फसल हो जाती है। तो आप मार्च तक मान लो या मार्च अप्रैल तक मान लो, ठीक है। मैं एवरेज ले रहा हूँ मार्च, आगे पीछे भी हो सकती है। और ये जो जायद की फसल होती है किस समय हो रही है? समर के समय में हो रही है। किस समय हो रही है? ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु कब से स्टार्ट होती है? 15 मार्च से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप मार्च अप्रैल का समय याद कर लेना, मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में ये बोई जाती है और 1 महीने बाद ही काट लेते, 1-2 महीने टाइम लगता है। मार्च से मई जून याद रखना, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में बोते हैं और मई जून में क्या कर लेते हैं, इसको हम काट लेते हैं। सबसे छोटे समय के लिए ले रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी फसल कब हो रही है। अगर आपको पता है तो हमें बेसिक आइडिया लग जाएगा किसी भी फसल के बारे में, ठीक है। बात याद रहेगी। अब सुनना बात, आपको भी पता है जो खरीफ की फसल होती है, अगर मैं एक सामान्य सा आपसे एक बात पूछूं 2 मिनट के लिए, आप बताना मुझे, दिखे कलर कम दिख रहा, ठीक है। अगर इस फसल के अंदर मैं पूछूं कि इस फसल में किस प्रकार का क्लाइमेट है, ये किस प्रकार की सीजन है, तो देखो खरीफ की फसल है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि गर्मी का ही समय तो है, सितंबर जून जुलाई सितंबर वाला समय। टेम्परेचर कैसा रहेगा? ज्यादा। और इसी टेम्परेचर को हम बोलते थे ट्रॉपिकल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्लाइमेट बताओ, जलवायु बताओ कि किस प्रकार की जलवायु में फसल होगी, तो ट्रॉपिकल। बात है कि मानसून भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर ट्रॉपिकल आपको याद करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, या इसको वर्षा ऋतु भी हम कह सकते हैं। अब सुनना बात, जैसे अगर आपने ये पता कर लिया है कि इसमें किस प्रकार का क्लाइमेट होता है, तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं, जब भी मैंने बोला आपको क्लाइमेट, क्या बोला मैंने? जलवायु। ये कलर दिख रहा है आपको? जलवायु। तो सुनो, इसमें 2-3 चीज बतानी पड़ेगी। एक तो हमें टेम्परेचर बताना पड़ेगा और एक बताना पड़ेगी मुझे वर्षा, ठीक है, रेनफॉल। बात याद रहेगी। तो अगर मैं इस ऋतु के अंदर पूछूं कि जो खरीफ की फसल है, किसी भी फसल को जब हम लगाते हैं तो उसकी 3 स्टेज होती है। एक तो बुआई का समय, ठीक है, एक होता है बीच में उसकी ग्रोथ का समय, और एक होता है कटाई का समय। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या? अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं इसका तापमान, कोई भी खरीफ की फसल बहुत सारी होगी, आगे हम पढ़ेंगे खरीफ की फसल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि खरीफ की फसल बताओ आप, तो देखो खरीफ की फसल के अंदर आपको दिखेगा सोयाबीन। कौन मिलेगा? सोयाबीन। फिर आपने एक और फसल देखी होगी, चावल, ठीक है। इसी खरीफ की फसल के अंदर जैसे ज्वार बाजरा मक्का, ये फसल भी की जाती है। हाँ, ये धान है, ठीक है। तो बात दे देगा ज्वार बाजरा मक्का, ये सारी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। अच्छा, अगर मैं रबी की फसल पूछूं तो रबी की फसल में कौन आएगा? सबसे पहले गेहूं। और ठंडी के समय में देखोगे आपको चना मिलेगा, तो चना सरसों। बात दे देगी सूरजमुखी, इस प्रकार की फसल होगी। और जायद की फसल तो बहुत सिंपल सी फसल है, जैसे कि खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज कद्दू वद्दू, जो भी खाना हो लगा लेना। बात याद रहेगी। तो ये क्या आ जाएगा? खीरा ककड़ी। तो खीरा ककड़ी तो एक ही बात होती है ना? अलग अलग होता है, जो भी होगा, ठीक है। बात याद रहेगी, हाँ थोड़ा सा अलग रहता है सबका, थोड़ा सा। बात याद देगा तरबूज खरबूज, चलो। अरे फर्क होता है, जो खीरा होता है ना मोटा होता है, वो ककड़ी जो होती है ना वो पतली वाली होती है, ठीक है। इसमें इसमें आएगी वो। हाँ, शीत ऋतु में करते हैं ना, आपने देखा होगा जो लहसुन करते हैं हम इसी ठंडी के समय में बोते हैं। लहसुन अभी बोई, लहसुन हम लहसुन अदरक प्याज इस समय लगा लेते हैं। कटाई तो फिर गर्मी में होगी ना, इसमें क्यों इंक्लूड होगी? इस समय में देखो 2 महीने में फसल आ रही है क्या? देखो समय देखो ना, मार्च अप्रैल मई जून, कम समय में आने वाली फसल, जबकि प्याज तो 4 महीने में आती है, 135 से 150। लहसन प्याज वाली जो फसल होती है ना, ये लॉन्ग टाइम वाली फसल होती है, कम से कम 4-5 महीने का समय लगता है इसको। अब 4-5 महीने का समय लगा तभी तो यहाँ बोंगे, तब तो यहाँ काटेंगे। ये तो बहुत कम समय के लिए। जैसे आपने अगर खीरा ककड़ी अभी लगाया, 1 महीने बाद प्रोडक्शन स्टार्ट, इसीलिए तो कर रहे हैं इसको अभी यहाँ। अगर प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं होता तो क्यों करते हैं हम, ठीक है। बात याद रहेगी। तो ये हमारे एक उदाहरण आ गए। अब देखो इसके अंदर हमें जैसे लॉजिक पढ़ना पड़ेगा, जैसे सोयाबीन की फसल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, धान या चावल की फसल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कोई सी भी फसल आ जाए खरीफ की, तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो, आप अपने दिमाग में सोचो खरीफ की फसल किस समय कर रहे हैं हम? जून जुलाई के समय में कर रहे हैं।
और आपको भी पता है जिस समय हम इस फसल को बोएंगे, जून जुलाई में इस फसल को बोएंगे हम सोयाबीन को, तो बुआई के समय टेम्परेचर कैसा होगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो खरीफ की फसल है, ये जो सोयाबीन है, इसकी बुआई के समय में टेम्परेचर कितना चाहिए? ज्यादा चाहिए। देखो ज्यादा है ना टेम्परेचर, तो ज्यादा चाहिए। अब ज्यादा चाहिए इसका मतलब नहीं 50-60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा का मतलब होता है 25 से 30। तो 3-4 टेम्परेचर याद करना आप किसी भी फसल को ग्रोथ करने के लिए इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि देखो टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है पर पानी भी तो गिर रहा है ऊपर से, तो टेम्परेचर को कम भी तो करेगा वो। तो बुआई के समय में कितना टेम्परेचर चाहिए इसको? 20 से 25, ये 25 से 30, इसी रेंज याद कर लेना, रेंज याद कर लेना 20 से 25 के बीच में टेम्परेचर। एक्चुअल में 22 डिग्री टेम्परेचर याद करना आप, ये एक बीच का टेम्परेचर होता है, इससे ज्यादा होगा तो हम उसको गर्म, हाँ वो अलग होता है, ये चीज अलग है थोड़ी सी, ठीक। वो मध्य प्रदेश का था, ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड याद करना। इससे ज्यादा होता तो उसको हम गर्म मान लेंगे, इससे कम होगा तो ठंडा मान लेंगे। अभी गर्मी चाहिए तो 22 से ऊपर ले लूंगा मैं, तो 25 तक ले लूंगा, 27 तक ले लूंगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले लूंगा। एवरेज बताओ ना रेंज में, कोई भी सी फसल का कभी भी आ जाए सर स्टेटमेंट के रूप में, तो ठीक है। इतना तापमान चाहिए मुझे। और सुनो जब कटाई होगी तो तब और टेम्परेचर ज्यादा चाहिए ना, तो देखो बुआई के बीच में कितना टेम्परेचर चाहिए मुझे? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बात समझ में गई। और जब मैं इस फसल को काटूंगा तो देखो जब फसल को हम काटते हैं उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, देखा भी होगा आपने। इसीलिए तो देखो हमने खरीफ की फसल में पढ़ा था कि जो खरीफ की फसल को हम कब काट रहे थे? सितंबर अक्टूबर में। और देखो उस समय जो गर्मी पड़ी थी उसी को बोलते हैं हम द्वितीय गर्मी, ये पूछा गया प्रश्न। तो गर्मी पड़ी तभी तो पका वो, तो पकते टाइम में टेम्परेचर क्या चाहिए? ज्यादा। बात समझ में आ गई, लॉजिक याद रहेगा। तो कितना टेम्परेचर चाहिए? रेंज याद कर लेना आप, तो 20 से 30 डिग्री के बीच में रेंज चाहिए, इतने में फसल उगेगी और कटेगी, बात याद रहेगी। फिर देखो इस समय अगर मैं पूछूं कितनी वर्षा चाहिए, तो वर्षा भी वेरी करती है अलग अलग मध्य प्रदेश के हिसाब से। जैसे कि मान लो मुझे कोई फसल उगाना है तो 50 से 75 सेंटीमीटर के में कोई फसल को उगा सकता हूँ नॉर्मली। कुछ फसल ऐसी होती है जिसको पानी ज्यादा चाहिए, जैसे चावल की कृषि, इसको फसल को उगाने के लिए मुझे क्या चाहिए? वर्षा ज्यादा चाहिए, जैसे 100 से 150 के बीच में चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगा लेंगे तो याद रहेगा आपको। जब भी आपसे कोई भी किसी भी स्टेटमेंट में पूछ ले कि जो सोयाबीन की फसल है क्या उष्ण कटिबंधीय फसल है, तो बिल्कुल सही बात है, उष्ण का मतलब होता है ट्रॉपिकल, ठीक है, बात याद रहेगी, ये फसल याद रहेगी, टाइम याद रहेगा, कब बोते हैं कब काटते हैं, ठीक है। बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम सोयाबीन के बारे में। इसी प्रकार से जो सोयाबीन के बारे में पढ़ेंगे वही हम चावल के बारे में फिट कर देंगे, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा यहाँ पे मिट्टी को लेकर। सोयाबीन करते हैं मालवा के पठार में, इसलिए काली मिट्टी में हो जाएगा। चावल हम करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, इसलिए वहां पे पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है चावल की कृषि के लिए। तो अगर अगर हमने पता कोई पूछ ले हमसे चावल की कृषि किस फसल के मतलब किस मिट्टी में सबसे अच्छी होगी, तो लाल पीली मिट्टी, बात याद रहेगा, लॉजिक। अब देखो इसमें आ जाता है रबी की फसल, ये हो रही शीत ऋतु के अंदर। तो देखो शीत ऋतु में शुरुआत में टेम्परेचर कम होता है, तो अगर मैं पूछ लू गेहूं को उगाने के लिए शुरुआत में तापमान, बात समझ में आ रही है? शुरुआत में तापमान ज्यादा चाहिए कम? कम। और कम चाहिए मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा 0 डिग्री से कम, कम का मतलब इतना ले लूंगा 10 से 15 के बीच में। कहीं कहीं में 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा है, कहीं पे 15 से 20 भी लिखा है, तो आप तो एवरेज ला लेना कि कम चाहिए मतलब मुझे 20 डिग्री से नीचे नीचे चलूंगा मैं। तो 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर में कब लूंगा? जब वो उगेगा। फिर थोड़ा सा जब बड़ा होगा थोड़ा सा टेम्परेचर तब बढ़ेगा धीरे धीरे, बात आएगी। और पकते समय में टेम्परेचर और ज्यादा चाहिए, तो और ज्यादा चाहिए मतलब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ज्यादा भी नहीं करूंगा 25 से 30। लॉजिक याद रहेगा कैसे टेम्परेचर बढ़ाना है आपको। फिर देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि जो गेहूं की फसल जो हो रही है इसमें कितना पानी चाहिए, तो देखो इसमें पानी चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। पर सुनो इसमें तो पानी तो गिर ही नहीं रहा है, तो ऐसी फसल को जो रबी की फसल हो रही है इनको किसकी जरूरत है? सिंचाई की। सिंचाई करोगे तभी होगी, बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया। और जायद की फसल कब होती है? मार्च अप्रैल से और मई और जून के बीच में होती है, लॉजिक याद रहेगा। इसका भी अगर आपसे कोई टेम्परेचर पूछे तो इसमें तो और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, 25 से उगते समय में 30 से 35 तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर, बात याद रहेगा, कर लोगे आसानी से। जब भी इस टाइप के प्रश्न आ जाए कि किस फसल को उगाने के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए, ज्योग्राफिकल कंडीशन कौन सी चाहिए, तो उसके अंदर 3-4 चीज आती है, एक तो तापमान, वर्षा और मिट्टी, बता दोगे आराम से। ऐसा एक बार प्रश्न आया था गेहूं के संबंध में कि कौन से कथन सही है, और उसमें दे रखा था गेहूं की जो फसल है वो क्या शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, बिल्कुल सही बात है, इस टाइम में हो रही है शीतोष्ण कटिबंध। फिर उसने बोला था गेहूं की फसल के लिए उत्पादन के लिए कितना तापमान चाहिए, तो उसमें था 10 से 12 के बीच में, आराम से चाहिए। अगर समझा है तो ठीक है, नींद पढ़ते तो आप वैसे घबरा जाते, लॉजिकली बना लोगे आप, ठीक है। अब देखो फसल को हमने एक और प्रकार से डिवाइड कर रखा है, क्या कर रखा हमने?
एक हमने एक और तरीके से डिवाइड कर रखा फसल, उसको बोलते हैं उपयोग के आधार पर, कि हम किस फसल का कैसा उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, बात आती है, देखो आपने सोचा हो कुछ फसल को हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं खाद्यान्न फसल, फूड ग्रेन क्रॉप। जैसे गेहूं हम खाने के लिए यूज करते हैं, चावल हम खाने के लिए यूज करते हैं। हाँ लगा हुआ है, बात याद रहेगी। तो कुछ फसल को हम क्या उपयोग कर रहे हैं, खाने के लिए, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम, खाद्यान्न फसल। तो फसल को इस टाइप से भी हमने क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। कैसे क्लासिफाई कर रखा है, उपयोग के आधार पर, कि हम उसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, या इसी को बोलते हैं फसल की प्रकृति, कि फसल किस प्रकार की फसल है वो, बात याद रहेगी। तो इसके आधार पर भी फसल बहुत सारे टाइप की होती है। एक होती है खाद्यान्न फसल, कौन सी होती है, खाद्यान्न का मतलब होता है जिसका हम खाने के उपयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा गेहूं, चावल, हाँ खाया भी होगा, गेहूं चावल, ठीक है, बात याद रहेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जेनजी टाइप के, जो पिज्जा बर्गर पे जीवन जा काट रहे अपना, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर सुनना बात, एक खाद्यान्न फसल हो गई, फिर एक और सुना होगा आपने दलहन फसल, है ना। तो इनको देखो हम उपयोग के आधार पर बांट रखा है कि हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो एक क्या बोल रखा मैंने, दलहन फसल, ठीक है। फिर एक होती तेल वाली फसल, जिनका हम तेल निकाल, जैसे सोयाबीन खाएंगे नहीं, उसका तेल निकालेंगे। और कुछ बोलेंगे सर उसका तो हम बनाते बड़ी बड़ी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सोया बड़ी होती है ना, बात याद रहेगी। तो मेजरली तो दलहन खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल होती है। और एक और जो फसल होती है उसको बोलते हैं कैश क्रॉप, जिसको ना तो हम खाने के लिए, पीने के लिए, किसी के लिए उपयोग करते हैं, उसका पैसे के लिए, कैश के लिए। कैश का मतलब समझो, जैसे अफीम, क्या मैडम, हाँ हाँ कपास का, जैसे मैडम पैसा कमाने के लिए, ठीक है। कैश फसल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, कैश का मतलब जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। और जो पैसे वाली फसल होती है ना, उसी को हम व्यावसायिक फसल भी बोलते हैं, उसी को हम व्यापारिक फसल भी बोलते हैं, कमर्शियल ट्रेड। अरे क्लासिफाई करेंगे तो सब, पर खाएंगे भी तो सही मैडम, सिर्फ इसी पर्पज के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये बात है कि पर मैक्सिमम उसी फसल को उसके अंदर लेंगे जो उसके अंदर ज्यादा फिट है, ठीक है। अब वैसे तो सोयाबीन को देखोगे आप तो खाने में भी उपयोग कर रहे हो, ठीक है, लॉजिक क्या रहेगा। तो एक को हम बोलेंगे नगदी, ठीक है, कैश क्रॉप। और नगदी फसल को ही हम क्या बोल रहे हैं, व्यापारिक फसल, जिसका उपयोग हम व्यापार के लिए कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा चाय, कॉफी, अफीम, ठीक है, इनका उपयोग किसके लिए करते हैं हम, व्यापार के लिए लोग, क्योंकि इनका कंजप्शन आदमी कम करता है, बेचता ज्यादा है। बात समझ में आ गई। तो नकदी फसल के लिए अंदर क्या आ जाएगा, चाय, कॉफी, अफीम, है ना, गांजा, हाँ जनरली इस, हाँ व्यापारिक फसल के अंदर बहुत सारी चीज ले, तो हमारे है ना हम, ठीक है। तो कपास, और आपको एक और चीज याद करना है, कॉफी। मध्य प्रदेश में चाय कहीं पे नहीं होती है, तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, चाय, कॉफी और अफीम। अब देखो सुनो बात, ये मेजरली हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए और भी डिवाइड कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा फाइबर फसल, जिनके अंदर फाइबर, जैसे जूट का नाम सुना होगा, पटसन का नाम सुना होगा, ये फाइबर फसल होती है, जिससे फाइबर धागे बनाते हैं, जैसे कपास फाइबर फसल है। फिर एक होती है उद्दीपन फसल, स्टिमुलेटेड फसल, जैसे चाय पियोगे आपके अंदर एनर्जी आएगी, कॉफी पियोगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, अफीम से एनर्जी आएगी, ठीक है। ये उद्दीपन है, आदमी को क्या कर देती, ठीक है, स्टिमुलेटेड कर देती, स्टिमुलेटेड कर देती। बात आ गई समझ में, बात याद रहेगी। ऐसे हम और भी बहुत सारे टाइप से इसका और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पर मेजर रूप से 4 टाइप से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। दलहन फसल में जैसे तुअर दाल, मूंग दाल, अड़द दाल, थोड़ा सा बोल दो, आवाज कम आए, डिस्टर्ब हो रही कला, ठीक है, बात याद रहेगी। दलहन फसल समझ में, जैसे तुअर दाल, मूंग दाल, ठीक है ना, बहुत सारी फसल है, अरहर की दाल, है ना, बात याद रहेगी, ऐसी दाल। तिलहन के अंदर जैसे सोयाबीन हो गया आपका, मूंगफली हो गया आपका, सरसों हो गया, ऑयल निकालते। दलहन मतलब जो हम खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना, बहुत सारे टाइप की दलहन फसल खाते होंगे आप। एक तुअर दाल होती है, हाँ दाल, ठीक है, हाँ वही वाली दाल, ठीक है, देखो खाइए अपने अपने, ठीक है, बात याद रहेगी। अब सुनना बात, तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर रखा है, फसलों को बांट रखा है। अब सुनना बात, एक बात समझना आप, कि खरीफ फसल को भी इनके अंदर फिट कर सकता हूं। ये जो खरीफ फसल है, इसके अंदर भी तो कुछ खाद्यान्न फसल होगी, जैसे कि चावल है कि नहीं, चावल, चावल क्या है, खाद्यान्न फसल। फिर देखो इसी खरीफ फसल के अंदर सोयाबीन क्या है, तिलहन फसल। और इसके अंदर देखो इसी इसी खरीफ की फसल के अंदर मैं करूंगा मक्का,
ज्वार बाजरा, तो मक्का क्या है, खाद्यान्न फसल। बात समझ आ गई। तो खरीफ फसल को भी मैं इन टाइप से बांट सकता था, पर मैंने थोड़ा समझने के लिए उनको अलग अलग कर लिया है ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन मतलब ये सारी जो है, है इनको इसमें इसमें भी डिवाइड हो फिट कर सकती सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो कपास की फसल क्या है, खरीफ की फसल। अब कपास की फसल किस में आ रही है, नकदी फसल के अंदर। बात याद रहेगा, लॉजिक याद रहेगा, कंसेप्ट याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या, बढ़े आगे। ठीक है, हाँ ले लो, फोटोग्राफी कर लिया। ऐप ऑन करवा दो सबसे इजी रहेगा उसमें। सर को हम 1.5 की स्पीड से देखेंगे। हाँ इतना ही देखते हैं ना, मैं तो आज सर आपको 0 की स्पीड पे देखना, आप कैसा लगता है क्या पता कभी कंप्लीट हाँ करेंगे आप। नहीं ऐसा रहता है, हमारी भी जैसे हैबिट हो जाती है, जैसे आप 1.5 पे देख रहे हो ना, तो ये अब ऐसा किसी लगता है जैसे आप पढ़ा है। नहीं, अब हमारी दिमाग के अंदर प्रोसेस हो गया है, जैसे मैं जैसे कोई चीज देखता हूँ, मैं 2 पॉइंट की स्पीड पे देखता हूँ, तो मैं किसी चीज 1 पे स्पीड देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत धीरे बोल रहा है, तो वो हमारी हमारी मेमोरी में हो गया है वो। आपको समझ में आया, इस टाइप से मैं अगर 1 पॉइंट पे किसी को देखता हूँ ना तो बहुत स्लो लगता है मुझे, वो हमारे हाँ ऐसे होता है। तो अब कभी कभी जब 2 पॉइंट पे देखने लगोगे ना तो वो 1.5 भी धीरे लगने लगेगा। ठीक है, तो देखो ये फसल है, ये हम फसलों का वर्गीकरण कर रहे हो, किस आधार पर कर रहे हैं हम फसलों का वर्गीकरण, मौसम के आधार पर। ये दिख रहा है, मौसम बोले ऐसी को कहते हैं हम ऋतु। ठीक है, अब जो सबसे पहला जो प्रकार हमने पढ़ा था उसी को बोल रहा था मैं खरीफ। कलर चेंज कर लेते हैं, क्या बोल रहा था मैं, खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल के अंदर कौन सी फसलें आती है बताओ, सोयाबीन। अरे सोयाबीन, चावल, ज्वार बाजरा मक्का। ठीक है, ज्वार बाजरा मक्का, हाँ मोटा अनाज बोलते हैं, मिलेट्स। ठीक है, और भी बहुत सारी फसल आएगी आपकी, जैसे आपने मूंग दाल सुनी होगी, वो भी इसी टाइम पे की जाती है। ठीक है, हाँ नहीं देखी होगी, इसमें बोलते टाइम खाई तो होगी आपने, मैं के नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो आपको पता है जो खरीफ की फसल है वो किस समय कर रहे हैं हम, है ना, मतलब मौसम याद करो, वर्षा ऋतु। किस समय कर रहे हैं हम, वर्षा ऋतु। अब आपको भी पता है कि जो वर्षा ऋतु है ये किस समय हो रही है, मध्य जून से मध्य सितंबर तक। तो देखो ये जो खरीफ की फसल मैं कब लगाऊंगा, बुवाई का समय क्या है, जून। बात समझ में आ गई। कटाई का समय क्या है, सितंबर अक्टूबर। ठीक है, और इसी समय तो देखो, इसी समय क्या हो रहा था, द्वितीय गर्मी पड़ रही थी कि नहीं पड़ रही थी। तो किसी भी फसल को पकाने के लिए देखो यहाँ पर ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, ये याद रखना। कभी भी टेम्परेचर को लेके आ जाए ना, प्रश्न बना देना। तो अगर मैं पूछूं आपसे खरीफ की फसल को तापमान, तो देखो बुआई के समय जो तापमान चाहिएगा वो थोड़ा कम चाहिएगा, तो मैं 20 से 25 मान लू। एक रेंज बता रहा हूँ, बुक के अंदर हो सकता है कि 22 दे रखा है, क्योंकि हर फसल को थोड़ा सा तापमान कम ज्यादा चाहिए। मैं एक रेंज बता रहा हूँ आपको। तो बुआई के समय तापमान कितना चाहिए, 20 से 25। कटाई के समय तापमान कितना चाहिए, बात याद रहेगी। और ये जो फसल है खरीफ की फसल, ये किस चीज पे निर्भर है, वर्षा पर। जैसी वर्षा होगी वैसे ही इसका क्या होगा, प्रोडक्शन। तो वर्षा पर इसकी निर्भरता सबसे ज्यादा है। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके बाद हमने क्या लिया था, रबी की फसल। और रबी की फसल कब हो रही थी, ये शीत ऋतु। बात याद रहेगी, कौन सी फसल हो रही थी इसमें, गेहूं, है ना, चना और सरसों। सबका एक एक उदाहरण ले लिया। ठीक है, और भी बहुत सारी फसल होगी, जैसे आपने प्याज सुना होगा, लहसुन सुना होगा, ये सब इसी टाइम पे होती है। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर आपसे पूछूं इसको कब बोते हैं हम तो अक्टूबर नवंबर, एक रेंज याद रहेगी आपको अक्टूबर नवंबर। ठीक है, रेंज रहते हो सकता है कोई कोई किसान अक्टूबर में बोल ले, कोई किसान नवंबर में बोले। अच्छा कब काटेंगे इसको हम, मार्च अप्रैल, क्योंकि मार्च अप्रैल में तो क्या चालू होगा। ठीक है, मार्च अप्रैल, तो याद रहेगा टाइम आपको। अच्छा ये जो फसल है किस ऋतु पे सबसे ज्यादा प्रभावित हो, इसके लिए सबसे ज्यादा चाहिए कम तापमान को, कैसा चाहिए, शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, क्या याद रहेगा, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए और ना बहुत ज्यादा ठंडी। सर निर्भरता को हमेशा कैलकुलेट तब करेंगे या कि जब लगाने के बाद
लगाने वाला समय, हाँ समय बता लेना आपको किस प्रकार का क्लाइमेट सूटेबल है उसके लिए, ठीक काटने है। वाला नहीं। हाँ ठीक है, तो शीतोष्ण जलवायु। फिर देखो इस फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिंचाई। अगर सिंचाई नहीं करोगे फसल होगी क्या? क्योंकि भारत के अंदर देखोगे आप शीत कटिबंध शीत ऋतु के अंदर वर्षा बहुत ज्यादा नहीं होती, होती है थोड़ी सी, जिसको हम क्या बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात, क्या नाम है उसका, पश्चिमी विक्षोभ। और जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं हम, मावठा। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या, बात याद रहेगी। फिर देखो इसके बाद कौन सी फसल कर रहे हैं हम, जायद की फसल, और ये किस समय कर रहे हैं हम, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अब देखो ये जो फसल है, इस फसल के अंदर क्या आ जाएगा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, इस टाइप से आ जाएगा। अब देखो इसका बुआई का समय कौन सा आ जाएगा, मार्च अप्रैल, कटाई का समय मई जून। एक महीने के अंदर इसको बो भी देते, काट भी लेते, ठीक है। देखो वर्षा ऋतु को आने से पहले इसका काम तमाम कर लेते, ताकि फिर से हम खरीफ की फसल लगा पाए, बात याद रहेगी। और देखो ये जो फसल होती है जायद की फसल, ये क्या है, इसमें तापमान उच्च रहता है, ठीक है। बात याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। अब देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, नॉर्मली सामान्य सा प्रश्न पूछता हूँ, आप बनाने का प्रयास करना। जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण उठा लिया कोई सी भी फसल का, जैसे मान लो मैंने उदाहरण उठा लिया सरसों का। समझना बात को, एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है, पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो हो जाएगा। मैं अगर पूछ लूं सरसों के बारे में क्या कौन से कथन सही है, ठीक है, एक स्टेटमेंट दूंगा मैं सरसों के बारे में। अब देखो सरसों का जो प्रश्न मैंने बनाया है ना, मैंने इससे फैक्ट नहीं पूछा कि सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, ये तो हर कोई बता देगा। मैंने क्या बोला कि इसके लिए कौन सी आदर्श कंडीशन चाहिए जो ज्योग्राफी के अंदर होती है। तो मैं एक तो दूंगा नीचे तापमान, कि किस तापमान, कितना तापमान इसको जरूरी है। फिर एक मैं मिट्टी दे सकता हूँ और वर्षा भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है, सोचना बात। अब मैं अगर आपसे बोल दूं कि जो सरसों की फसल है, तो सरसों की फसल के लिए जो आवश्यक तापमान है, रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है, वो है 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर। सुनना बात। फिर मैं बोल दूं कि जो सरसों की फसल है ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में होती है। ये दो कथन की है, अब आपको बताना है क्या सही है कि गलत है। दोनों सही है, क्यों, क्या आपने पढ़ा है सरसों का कितना तापमान है, क्या पढ़ा है अपनी जलवायु। आपने एक अनुमान लगा लिया, किस चीज से अनुमान ले लिया कि जो सरसों की जो फसल है ये होती है रबी की फसल, और रबी की फसल का मतलब होता है शीत ऋतु। शीत ऋतु का मतलब तापमान कम चाहिए, तो कम चाहिए मतलब 10 से 20 के बीच में चाहिए। तो बुआई के समय में 10 से 12 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर, और कटाई के समय 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर तापमान चाहिए मुझे, ठीक है। लॉजिक लगा लोगे। अब देखो सरसों की जो फसल होती है ये हम करते हैं मध्य भारत के पठार में। कहाँ करते हैं हम, मध्य भारत के पठार में। तो आपको भी पता है मध्य भारत के पठार में वर्षा ज्यादा नहीं होती है। कितनी वर्षा होती है यहाँ पर, 50 से 75। तो अगर मैं पूछ लूं कि कितनी वर्षा की जरूरत होती है इसको, 50 to 75। बात याद रहेगी, रेंज याद करें। हो सकता है एग्जाम के अंदर चार दे दो 40 से 60, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में दे दे 60 से 80, ठीक है। लॉजिक याद रहेगा। आपको खाली अनुमान लगाना है किसी चीज का, हम आराम से कर सकते हैं। फिर मैं बोलूं कि जो सरसों की फसल के लिए काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती, बिल्कुल होती, क्योंकि इधर मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। लगा लो, ऑप्शंस बहुत आसान है, करना आसान, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। यही सब सारी चीजें देखो खाद्यान्न फसल के अंदर, वही मैंने बताया था, गेहूं चावल हो गया। दलहन फसल के अंदर दाल हो गई, जैसे तुअर दाल आ गई, मूंग दाल आ गई, उड़द की दाल आ गई, चना, टमाटर, ये सब आ जाएंगी दालों के अंदर। चना की दाल भी आती है, ठीक, क्या, मटर, मटर सॉरी, टमाटर नहीं, ठीक है। फिर तिलहन फसल के अंदर तेल के अंदर क्या आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा आपका, मूंगफली आ जाएगा, सरसों आ जाएगी, अलसी। हाँ, क्यों नहीं आएगी, चना की दाल नहीं रहती क्या मैडम। फिर नकदी फसलों के अंदर क्या आ जाएगा आपका, कपास आ जाएगा, कॉफी, चाय, कॉफी, अफीम, ठीक है। इसके अंदर और भी, इसके अंदर हम और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको एक फैक्ट याद करना है, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में भारत सरकार ने जो कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है, तो भारत सरकार हर साल राज्य को एक अवार्ड देती है, जिसको बोलते हैं कृषि कर्मण अवार्ड। बहुत फेमस अवार्ड है ये। अब इसको स्टार्ट करा था 2011-12 में। कब स्टार्ट करा था इसको, 2011-12 में। अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान क्या है, राज्य। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा निर्भरता किसके ऊपर है, कृषि के ऊपर, ठीक है। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर कृषि का अच्छा स्तर है, ठीक ठाक है। तो मध्य प्रदेश को 7 बार लगातार अवार्ड मिला है, कृषि कर्मण अवार्ड, ठीक है। बात याद रहेगी। तो बस आपको एक फैक्ट याद करना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करना। तो
तो सबसे पहले तो ये याद करना कि मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है? 7 बार। अब सुनना बात, 7 बार कब से स्टार्ट मिलेगा? 2011-12 से। अब जैसे मैं याद करा रहा हूँ वैसे याद करना, क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है रटने में। 11-12, फिर 12-13, 13-14, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? 14-15, फिर क्या आ जाएगा? 15-16, फिर क्या आ जाएगा? हो गए 7, 17-18, ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो 7 साल लगातार मध्य प्रदेश को क्या मिला है? कृषि कर्मण अवार्ड। अब सुनना बात, थोड़ा सा मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करना। मध्य प्रदेश को 3 बार मिला है खाद्यान्न के लिए अवार्ड, मतलब खाद्यान्न का हमने प्रोडक्शन अच्छा करा। खाद्यान्न मतलब फूड ग्रेड। अब फूड ग्रेड के अंदर सब आ जाएगा, उसके अंदर सब मिला के देंगे, गेहूं को भी, चावल को भी, जो खाने की चीज, ज्वार बाजरा मक्का, सबको मिला के दिया हमने, ठीक है। 3 बार किसको दिया हमने? खाद्यान्न फसल को। 3 बार दिया हमने गेहूं के लिए, ठीक है, और 1 बार दिया हमने दलहन के लिए, ठीक है। लॉजिक याद रहेगा। अब सुना, वो 3 कब कब दिए? हो सकता है बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पूछे आपसे, तो बहुत सिंपल था। सुनना बात, आप ये जो पहले 2 साल है ना, ये दिए थे हमने खाद्यान्न के लिए, बात याद रहेगी। पहले 2 साल किसके लिए दिए थे? खाद्यान्न, खाने के लिए दिए थे। फिर देखो 1 बार दे दिया हमने गेहूं के लिए, ये भी तो खाद्यान्न में ही है। फिर से दे दिया हमने खाद्यान्न के लिए, फिर से 2 साल दे दिया मैडम, ठीक है, और लास्ट में दे दिया हमने दाल के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश में देश में पहला स्थान, दालों के उत्पादन में। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है? तो दलहन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। और सुनना, अभी लेटेस्ट में अभी 2025 की बात बता रहा हूँ, गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश में पहले स्थान पे आ गया। उसके पहले उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे था, पर अब कौन से स्थान पे आ गया? वो फर्स्ट स्थान पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश गेहूं के निर्यात में देश में पहले स्थान पर है। उत्पादन में और दलहन तीनों फर्स्ट है। हाँ, बहुत सारी फसलें और भी हम पढ़ेंगे, तो ये याद रहेगा। कृषि कर्मण अवार्ड याद रहेगा आपको कैसा क्या है, ये सब यहाँ पे लिखा है, सारे डाटा यहाँ पे लिखे हैं। देखो, कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए 3 साल लिखे हैं। देखो कब कब मिला है? 11-12, 12-13, 14-15, ठीक है। 2-1-1 क्रम से याद करो, जैसे मैंने बताया सबसे लास्ट में मिला है हमारे दलहन फसलों के उत्पादन के लिए, ठीक है। फिर एक और चीज, थोड़ा सा फैक्ट आपको याद करना है कि मध्य प्रदेश की 70% पॉपुलेशन, कितनी? जो हमारी कार्यशील जनसंख्या होती है, तो आपको पता है जनसंख्या के अंदर बच्चे भी होते हैं, काम करने वाले भी होते हैं, और बुजुर्ग भी होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, तो उनको हम मानते हैं, मतलब बच्चे 0 से ले लो आप 15 साल तक, ठीक है। क्या ये कोई काम करेंगे क्या? नहीं। फिर हम बुजुर्ग जिनको कहते हैं वो 60 साल है, 60 साल से अबव वाले, तो इस ग्रुप को भी क्या हम काम के लिए बोलेंगे क्या? नहीं। तो ये होता अनप्रोडक्टिव वर्ग, अनुत्पादक वर्ग। ये जो बीच का जो बचा ना, ये 15 से 60 या 59 के बीच में, इसी को बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या, जो कार्य कर सकती है। उस कार्यशील जनसंख्या का 70% किसमें लगा हुआ है? कृषि। बस ऐसा याद कर लेना फैक्ट के रूप में, ठीक है। जनरली हम इतना बोलेंगे, कभी भी ऐसा फैक्ट आएगा तो याद करना, मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या का 70% लोग किसमें लगे हैं? कृषि में। बाकी 30% लोग ही किसमें लगे हैं? उद्योग और सेवा क्षेत्र में, ठीक है, बात याद रहेगी। अब एक चीज और याद करना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कृषि होल्डिंग जो साइज है वो है 1.57 हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर है? मतलब एक किसान के पास मान लो आप कितने हेक्टेयर भूमि है? 1.57 एवरेज है ये। किसी किसान के पास 10 एकड़ भी होगी, हेक्टेयर भी होगी, किसी के पास और कम भी होगी, ठीक है। भारत के अंदर बहुत छोटी छोटी जोत बहुत है, बड़ी बड़ी जोत बहुत कम, इसीलिए हमारा प्रोडक्शन बहुत कम होता है। पर भारत के अंदर देखो, भारत के अंदर तो और कम है। तो हो सकता है कथन के रूप में आपसे ये फैक्टर पूछ लें कि मध्य प्रदेश में जो कृषि जोत का आकार है क्या भारत से अधिक है? तो हाँ है। लॉजिक याद रहेगा आपको, बस इतना सा याद करना है आपको। फिर देखो, इस कृषि जोत के अंदर भी एक और फैक्ट याद करना है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जोत आकार कहां पर है? वो हरदा जिले के, ये फैक्ट है। जैसे औसत कृषि, हाँ, है ना, एग्रीकल्चर होल्डिंग साइज, ठीक है। तो कितना है मध्य प्रदेश के अंदर? 1.5। एक इतना याद करो, 1.5। सबसे ज्यादा पूछे कि किस जिले में सबसे ज्यादा कृषि जोत आकार है, तो वो है हरदा जिले में। और न्यूनतम पूछे तो वो है कटनी और नीमच में, दोनों में बराबर बराबर है, तो 2 जिले। हो सकता है फैक्ट के रूप में आपसे इस प्रकार के कथन आपसे पूछ ले, बात याद रहेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो यहाँ पे देखना आप 2 मिनट थोड़ा सा, ये जो खाद्यान्न फसल है, तो देखो इसी खाद्यान्न फसल के अंदर बहुत सारी फसल आती है।
तो आपको पता है एक हमने पढ़ा था गेहूं, क्या पढ़ा था हमने? गेहूं। वैसे जनरली मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पे था उत्तर प्रदेश के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है तो प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर था, पर वर्तमान में अभी गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है? पहले स्थान पर। बात याद रहेगा। तो गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है? ठीक है। अभी बाद में हम जब इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, उसके अंदर पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, उसके अंदर सब डाटा पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, लेटेस्ट वाला ही पढ़ेंगे। अभी फिर से मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, क्योंकि आप तो अप्रैल में एग्जाम, जून जुलाई में एग्जाम देंगे ना एपी का, ठीक है। उसके पहले फिर से इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, फिर से वो डाटा अपडेट कर लेंगे जो भी रहेगा। तो गेहूं के उत्पादन मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? प्रथम। बात याद रहेगी। अब सुनना एक और बात, अगर आपसे ये पूछे कि मध्य प्रदेश खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कौन से स्थान पर, तो खाद्यान्न फसल तो बहुत सारी है, सारी फसलों को लेंगे तो उसमें दूसरे स्थान पर है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि बड़ा राज्य है वो। तो खाद्यान्न उत्पादन में पहला भारत है, मतलब उत्तर प्रदेश से फिर मध्य प्रदेश। पर गेहूं में पूछ ले तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। यूपी से तो बड़ा ही है ना। अरे कैसी बात कर, मतलब क्षेत्र देखो, गंगा यमुना का मैदान देखो, ठीक है। अब सुनना बात, अगर आपसे प्रति हेक्टेयर अगर पूछ ले कि भैया प्रति हेक्टेयर मतलब एक हेक्टेयर में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो आपको पता है पंजाब पहले स्थान पर है प्रति हेक्टेयर के मामले में, क्योंकि वहां पे ज्यादा किसान गहन कृषि करते हैं। एक तो क्या है, उनके पास बहुत ज्यादा फर्टाइल भूमि है, दूसरा बड़े बड़े किसान है, बहुत टाइम से वहां पे हरित क्रांति हो चुकी है। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पे रहा है? पंजाब और हरियाणा में। तो प्रोडक्शन प्रति हेक्टेयर अगर पूछे कि देश में पहले स्थान पर कौन है, तो कौन है? पंजाब, ठीक है। वहां पे एक हेक्टेयर में बहुत ज्यादा क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। हो सकता है कि मान लो कि हमारे यहाँ एक बीघे के अंदर से मान लो हम 15 कुंटल गेहूं निकाल रहे हैं, तो हो सकता है पंजाब के अंदर 20-25 निकालते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रति इकाई उत्पादन, एक बीघा में कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या? फिर याद रखना दलहन फसल, तो दलहन फसल के अंदर बहुत सारी फसल आती है। एक तो आती है चना, ठीक है, फिर आएगी तुअर दाल, इसको अरहर भी बोलते हैं, ठीक है। तो तुअर, मूंग हो गई, उड़द, ऐसी बहुत सारी, मटर, ये सब दाल के अंदर है। तो दलहन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला। ये बात याद रखना है आपको, दलहन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला। अब देखो ये जो चना है ना, चना के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। जैसे गेहूं में पहला है, चना में पहला है, ठीक है। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को समस्या? ऐसे फैक्ट पूछ लेता है। फिर याद रखना तिलहन फसल। अब देखो तिलहन फसल के टोटल उत्पादन में देखोगे तो तिलहन फसल के अंदर बहुत सारी फसल आएगी, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, आएगी नहीं आएगी? पहले सरसों ले लेते हैं हम, सरसों ज्यादा करते हैं ना। फिर क्या आ जाएगी? ठीक है, तिल, ठीक है, अलसी मैडम, ठीक है। अब सुनना बात, तो तिलहन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? ओवरऑल, ठीक है। पर सोयाबीन के उत्पादन में क्या है, इसीलिए तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया राज्य। कौन सा राज्य? सोया। आपको पता है किस प्रकार का सोया है वो? जग ही नहीं रहा है। सरसों में नहीं है सर? हाँ, सरसों में नहीं, तो सरसों में है। तो ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो ये बात याद रहेगी। तो मध्य प्रदेश का सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य है? पहला, इसीलिए मध्य प्रदेश को हम क्या बोल रहे हैं? सोया राज्य, ठीक है। बात याद रहेगी, कुछ लोगों की हंसी नहीं रुक रही है, ये बात याद रहेगी, कोई दिक्कत समस्या? फिर देखो नकदी फसलों के अंदर बहुत सारी फसल है, पर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा क्या करता है? कपास, ठीक है। तो कपास के सबसे ज्यादा उत्पादन जो मध्य प्रदेश में करता है वो करता है निमाड़। कौन करता है? निमाड़। और निमाड़ में कौन आएगा? है ना, खंडवा, खंडगोन। तो खंडवा खरगोन को हम क्या कहेंगे? ठीक है, मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले। तो हो सकता है आपसे यही पूछे कि मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले किसको कहते हैं? खंडवा खरगोन को। तो सुनो, आपसे एक बोलेगा निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सबसे पहले बोलेगा खंडवा खरगोन को हम मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले कहते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, क्या सही है कि गलत है? सही है। फिर नीचे देगा कारण। अब कारण में बोल देगा सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। सही है? गलत।
अगर नीचे स्टेटमेंट, अगर नीचे कारण में अगर दे दे कि सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करते हैं, क्या ये बात सही है? सही है। कारण सही है क्या? सही। बात याद रहेगी। कोई दिक्कत को समस्या? तो ऐसे कथन कारण कैसे सही होते गलत होते, समझ गए बात? ये बात याद रहेगी। ठीक है, बढ़े आगे। किसमें? निमाड़ में आता है ना, निमाड़ के क्षेत्र में आता है, पर प्रोडक्शन की बात चल रही है ना। प्रोडक्शन में भी होता है समोसे। अरे मेरी बात सुनो एक बात, जैसे पहले जो एक्चुअल में जो निमाड़ क्षेत्र था, तो उससे बन के बने दो, खंडवा खरगोन। अब उसके हिस्से से तो खंडवा से तो बुरहानपुर भी बन गया है, खरगोन से अलग हो तो बड़वानी बन गया है, पर उनको थोड़ी बोलेंगे अब हम। ठीक है ना, बात समझ में गई? याद रहेगा नहीं, वो तो है। जैसे मैडम का कहने का मतलब है कि निमाड़ वाले, जो निमाड़ वाला क्षेत्र, निमाड़ वाले क्षेत्र में तो आएंगे पूरा, मना कोई नहीं कर रहा है। हाँ, पर हम खंडवा खरगोन इसीलिए बोले क्योंकि वो शुरुआत से वही चीज चली आ रही है। ठीक है, बात याद रहेगी। फिर देखो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें। अब प्रमुख फसलों के अंदर सबसे पहले लेंगे हम खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलों के अंदर भी सबसे पहले कौन आएगा? गेहूं। अब देखो गेहूं की बात समझो आप। जब आपसे कोई पूछे गेहूं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे किस फसल का उत्पादन करते हैं? अरे गेहूं का करते हैं मैडम, देश में पहले स्थान पे है। ऐसे ही मजाक थोड़ी चल रहा है। सोयाबीन तो मालवा में ही करते हैं खाली। अच्छा, मालवा किसमें फर्स्ट करते हैं? सोयाबीन करते हैं, हाँ फर्स्ट तो है देश में। पर सुनो, गेहूं का उत्पादन, अब देखो सोयाबीन का उत्पादन तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ही करता है, पूरे देश में थोड़ी करते हैं। पर गेहूं का उत्पादन तो पूरे देश में होता है। ठीक है, चलो आओ, बात याद रहेगी। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का करते हैं? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई पूछे किस क्षेत्रफल का, समझ में आ गया? जैसे मान लो ये मध्य प्रदेश इतना बड़ा, तो क्षेत्रफल में देखेंगे बहुत सारी फसल होगी। तो मान लो इतनी फसल, इतने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? गेहूं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सबसे ज्यादा क्या करते हैं हम? गेहूं। अगर आपसे पूछे ओवरऑल उत्पादन बता दो, तो उत्पादन में सबसे ज्यादा क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? गेहूं करते हैं। बोलो तो सही थोड़ा। क्षेत्रफल में तो उत्पादन में तो गेहूं है। ठीक है, बात याद रहेगी। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे क्या कर रहे हैं? गेहूं। सबसे ज्यादा उत्पादन क्या कर रहे हैं? गेहूं। वो गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में क्या है? पहला स्थान। ठीक है, बात याद रहेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बढ़े आगे। ये बहुत सारी फसल, चावल है, तो चावल का उत्पादन तो वैसे आप देखोगे तो यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इनमें बहुत होता है। हाँ, पूरी मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट वालाघाट वाले क्षेत्र में। अब देखो ये गेहूं के बारे में बताया है, तो मैं आपको खाली एक फॉर्मेट बता रहा हूँ गेहूं का, क्योंकि आपको पता है जो गेहूं वाला जो फॉर्मेट है, तो गेहूं वाला आपको पता है ये रबी की फसल है, और रबी की फसल है इसका मतलब क्या है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल। तो एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल को मैं बता रहा हूँ, जितनी भी शीतोष्ण कटिबंधीय फसल आएगा सब पे फिट कर देना। बात याद रहेगी। क्या क्या चेंज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? गेहूं। अब देखो गेहूं, देखो यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है। खाद्यान्न तो है ही है, फसल भी है। ओवरऑल देखोगे तो बात याद रहेगी। सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी क्या कर रहे हैं हम? गेहूं। दो फैक्ट याद रहेंगे। अब देखो किसी भी फसल को पढ़ना है तो आपको वैसे ऐसे बेसिक चीज याद करना कि किस फैमिली से है। इतना बहुत ज्यादा अंदर नहीं पूछेगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। फिर इसका वनस्पतिक नाम हो सकता है पूछ ले आपसे, ट्रिटिकम, एस्टिवम। ठीक है, फिर देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि किसी भी फसल के प्रोडक्शन के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। आपको करना देख रहा तो इधर आ जाना। ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो सुनो बात, मैंने बताया ना आपको भौगोलिक दशा है। क्या बताना है आपको? भौगोलिक दशा। भौगोलिक दशा का मतलब भूगोल बताना। और भूगोल के अंदर हम क्या क्या बताते हैं? सबसे पहले हम बताएंगे जलवायु। ठीक है, फिर जलवायु के बाद क्या बताए? जलवायु जैसे आएगा तो तापमान, तापमान के बाद क्या बताएंगे हम? वर्षा, वर्षा के बाद क्या बताएंगे? मिट्टी। ये इतनी चीज याद करना है आपको, और ये याद करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखो मैं बताता हूँ। तो देखो आपने पढ़ा था जो गेहूं है, गेहूं हम कब कर रहे थे? पहले तो ये बताओ गेहूं कैसी फसल है? अरे रबी की छोटी है ना। बस यही तो है। देखो इतना सिखाने के बाद भी इतनी बड़ी गलती करता हो। सबसे पहले तो ये पहचानना है। अगर ये पहचान लिया आपने कि गेहूं किस प्रकार की फसल है, रबी, तो बस आपका काम हो गया। और जैसे ही रबी पढ़ा आपने तो आपका दिमाग चला ठंडी का मौसम, और रबी भी याद ना रहे तो ठंडी का मौसम याद करना पहले तो। शीत ऋतु है ना, शीत ऋतु याद कर लेना आप। तो अब याद कर लिया आपने शीत ऋतु। तो कैसी जलवायु चाहिएगी इसको? शीतोष्ण, या इसको समशीतोष्ण बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेट वाला। बात याद रहेगी।
अब जैसे मैंने बोला टेम्परेट, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मुझे बताओ आप, हम जब बोएंगे किसी भी फसल को, तो देखो जिस समय इसको बोएंगे वो समय अक्टूबर नवंबर, तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा कम रहेगा? कम रहेगा। तो देखो बुआई के समय में तापमान, ये याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। फिर देखो वृद्धि के समय तापमान थोड़ा बढ़ा देंगे और कटाई के समय में और बढ़ा देंगे। बात समझिए। अब एग्जैक्ट डाटा याद नहीं करना आपको, हो सकता है यहाँ पे मैं दे दूं 10 से 12 डिग्री, हो सकता है यहाँ पे दे दूं मैं 10 से 15 डिग्री, दिक्कत कोई दिक्कत, यहाँ दे दूं मैं 15 से 20 डिग्री, और यहाँ दे दूं मैं 25 से 30 डिग्री, या दे दूं मैं 22 से 25 डिग्री। लॉजिक याद रहेगा, याद करने की जरूरत है कि आपको टेम्परेचर रेंज याद कर लेना बस आपको, तो उस समय का रेंज। ठीक है, कब कैसे बढ़ा ये पहले ही समझा चुका हूं मैं आपको, इसीलिए खाली एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। कोई सी भी फसल आ जाए रबी की, फिट कर देना इसमें ये वाला कंडीशन, और यही प्रश्न सबसे ज्यादा कठिन लगते हैं बच्चों को। ठीक है, अब देखो मैं आपसे पूछूं वर्षा बताओ, औसत वर्षा कितनी चाहिए इसको? तो जो गेहूं की जो फसल करते हैं, आपको भी पता है मध्य प्रदेश के किस हिस्से में कर रहे हैं, पश्चिमी भाग में कर रहे हैं, और पश्चिमी भाग में वर्षा कम हो रही है, और वर्षा को हमने पढ़ा था यहाँ पे हो रही थी 50 से 75 सेंटीमीटर। तो वो क्षेत्र याद करना आपको, वर्षा वाला जो डिवीजन हमने पढ़ा था, तो कितनी वर्षा चाहिए इसको? अब मान लो एग्जाम में आपसे आ जाए 60 से 80 सेंटीमीटर, सही बात है, मान लो एग्जाम में आ जाए 50 से 100 सेंटीमीटर, दौड़ेगा? बात समझ में आएगी, लॉजिक समझ में आएगा, बस आपको दिमाग फिट करना है कि किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब मैं पूछूं मिट्टी बताओ आप, तो आपको पता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में गेहूं हो रहा है, तो कौन सी मिट्टी चाहिए इसको? काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में हो जाएगा। पर मैंने बताया सबसे अच्छी मिट्टी कौन है? जलोढ़। तो जलोढ़ में तो सबको उगा देंगे आप, तो सबसे पहले नंबर पे किसको लेंगे हम? जलोढ़। जलोढ़ का ही एक प्रकार है दोमट। दोमट मतलब ये थोड़ा सा पानी के अंदर दिखता है, ठीक है, वो गहरे काले रंग की मटियारी मिट्टी मतलब काली मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी ही है, इसका एक प्रकार है। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या? बस ये फैक्ट बता दोगे ना, ये फैक्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे इसकी प्रमुख हो सकता है कभी मान लो, हो सकता है आपसे ऑप्शन में ये बोल दे कि निम्नलिखित में कौन सी गेहूं की किस में वेराइटी है या नहीं है। कुछ कुछ याद करना, जैसे सरबती जो सबसे फेमस है, गेहूं की सबसे अच्छी जो खाने की जो वेराइटी है वो कौन सी है? शरबती। नाम में सुना है, देखो छुपा है शरबत की तरह, शरबत का मतलब होता है मीठा, तो मीठा गेहूं खाओगे ना इसकी रोटी तो आपको मीठी मीठी लगेगी। और सुनो सबसे खास बात, इसको जीआई टैग भी दे दिया है। क्या दे दिया है? जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। कोई फसल किसी क्षेत्र में हो रही है, उस क्षेत्र से इसकी पहचान जुड़ी है, क्योंकि ये सरबती गेहूं मध्य प्रदेश के विदिशा, होशंगाबाद, सीहोर वाले क्षेत्र में होता है, और वहां का गेहूं फेमस है सरबती के नाम से। जैसे कि आपने सुना होगा चंदेरी की साड़ी, अब चंदेरी की साड़ी अशोकनगर में, तो उसी नाम से फेमस है। अब ऐसा नहीं मैं अपने घर में यहाँ इंदौर में बेटा बेटा एक साड़ी बना दी, लिख दिया चंदेरी की साड़ी, इससे तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी ना। बात समझ में आ गई? लोग तो किस नाम पे ले रहे हैं कि चंदेरी की साड़ी, पर दे हम कह रहे हैं इंदौरी साड़ी। बात समझ, जैसे आपने सुना होगा महेश्वर साड़ी, जैसे आपने सुना होगा बाग प्रिंट, तो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए उसकी विशेषता है। तो उसकी उत्पादकता गुणवत्ता बरकरार रहे, लोगों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, वहां के जो लोकल लोग हैं, अब जो चंदेरी की साड़ी बना रहा है वो लाखों मतलब हजारों साल से बनाते आ रहे हैं, उनके बाप दादा ने बनाया होगा, उन्होंने कुछ कला सीखी होगी, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाई होगी, आप नहीं बना सकते अभी। तो उसको संरक्षित करना जरूरी है कि नहीं, इसीलिए सरकार क्या दे देती है उसको? जीआई टैग। तो वो उसी क्षेत्र पे फिर होता है, ताकि उसको संरक्षण मिले और उसको उचित मिले, किसानों को मिले जो भी उसका उत्पादक है। तो सरबती गेहूं को हमने क्या दे दिया है? जीआई टैग। वो कहाँ का है सरबती गेहूं? विदिशा और सीहोर दोनों को मिला के दिया है सांसद ने। एक और नाम सुना होगा लोकवन। अब सरबती को तो नहीं खाया होगा आपने, लोकवन गेहूं जरूर खाए होंगे आपने। कहीं पे भी हम लेने जाते हैं गेहूं तो यही बोलते हैं भाई साहब कौन सा गेहूं है? लोकवन। पर देखो लोग इतने चालू होते दे देते हैं आपको तेजस। सुनो लोकवन गेहूं लोकवन गेहूं जैसे मान लो आपसे सर ले जाएंगे आपको। लोकवन गेहूं अगर मान लो 1 बीघा में मान लो 10 कुंटल हो रहा है, तेजस गेहूं 20 कुंटल बिका होता है। ठीक है, पर इसकी देखो अब सीधी सी बात है, ये 10 कुंटल होगा तो इसमें वो क्वालिटी रहेगी, इसमें क्वालिटी से समझौता होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, बात रहेगी। ऐसे सुजाता है, मैक्रोनी है, आपने कल्याण सोना, ये बहुत सारी फसल के नाम सुने होंगे। ठीक है, एक दो बार पढ़ लेना बस काम जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं आते। फिर रोग वोग भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट में ये है कि कहाँ पे सर्वाधिक प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। तो वैसे अगर देखोगे तो मालवा का पठार कहाँ पे कर रहे हैं हम? मालवा का पठार। इसीलिए मालवा के पठार को हम क्या कहते हैं? गेहूं की डलिया। गेहूं की क्या है? डलिया। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि किस पठार को गेहूं की डलिया कहते हैं? मालवा का। जैसे हमने पढ़ा था सरसों की हांडी किसको कहते थे? मध्य भारत के पठार को। ठीक है, बात याद रहेगी। सर्वाधिक उत्पादन जैसे नर्मदापुरम और, अब देखो आप खुद सोचो ना, नर्मदापुरम वाला क्षेत्र, नर्मदा नदी वाला क्षेत्र, जहाँ पे पानी होगा
प्रोडक्शन सीधी सी बात ज्यादा होगा, और उसी के पड़ोसी ले लेना है दोनों। ठीक है, बात याद रहेगी। ट्रिटिकम कुछ नहीं है, क्रॉस वैरायटी है राय और गेहूं की। हो सकता है कभी ऑप्शन में से आ जाए। ये यहाँ पे एक याद रखना है आपको, ये विशेष स्पेशल फैक्ट लिखे, मालवा के पठार को हम क्या कह रहे हैं, गेहूं की दलिया। बात याद रहेगी। फिर गेहूं उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को 3 बार क्या दे दिया हमने, कृषि कर्मण अवार्ड। फिर देखो गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है मध्य प्रदेश में, पवारखेड़ा, ये नर्मदापुरम के अंदर। इसीलिए तो नर्मदापुरम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा नई नई वेरायटी आ जाती है। ठीक है, बात याद रहेगी। फिर एक और बात याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे लगाया हमने, खमरिया जबलपुर के अंदर। ये फैक्ट आपको याद कर लेना। ठीक है, बात याद रहेगी, 2 फैक्ट। फिर देखो ये सरबती गेहूं को क्या दे दिया हमने, जीआई टैग। और सरबती गेहूं को क्या बोले, द गोल्डन ग्रेन, क्योंकि ये एकदम गोल्ड गोल्ड तरीका दिखता है, जिसको देखोगे ना एकदम सोने की तरह दिखेगा। ठीक है, बात याद रहेगी। बढ़े आगे। अब देखो मैंने आपको गेहूं बताया है, तो जितनी भी रबी की फसल होती है या शीत ऋतु के अंदर जितनी फसल होती है, सबके ऊपर ये जलवायु वाला कंसेप्ट लगा देना, क्योंकि वैज्ञानिक नाम अलग हो जाएगा, कुल अलग हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, बात याद रहेगी। एक चावल का बता देता हूँ। तो चावल जो होता है ये मध्य प्रदेश में खाद्यान्न फसल में अगर देखेंगे तो गेहूं के बाद दूसरा खाद्यान्न फसल की बात याद रखना है। खाद्यान्न फसल बोला है मैंने, तो गेहूं पहले नंबर पे, ये कौन सा नंबर पे है, दूसरे नंबर। खाने की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या। ये कुल आपको बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं। ये देखो ये भौगोलिक दशा है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या जरूरी है। अब देखो मैंने बताया ना आपको, जो चावल हो रहा है किस सीजन में हो रहा है, बताओ। अरे क्या होगा आप लोगों को, हाँ चाय पी के आया करो मैडम। किस फसल में होता, किस ऋतु में होता है चावल, खरीफ। और खरीफ की फसल कब करते हैं हम, वर्षा ऋतु। बस ये इतना कनेक्ट कर लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। वर्षा ऋतु होती है, ये तो हमें पता है ना वर्षा ऋतु कब होती है, आपको पता है जून जुलाई में होती है वर्षा, और जून जुलाई के अंदर तापमान अच्छा खासा होता है। तापमान ज्यादा, इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, है ना, ट्रॉपिकल। तो अगर आपसे कोई पूछे जलवायु कैसी जलवायु चाहिए इसको, उष्ण कटिबंधीय, तो सुनो एक बार एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया गेहूं से, हो सकता है आप चावल से पूछ ले, वो गेहूं थोड़ी पूछेगा बार बार। इतना तो उसको याद रहता है एमपीपीएससी को मैंने क्या पूछ लिया है, बात याद रहेगी। तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल, बात याद रहेगी जलवायु। फिर देखो तापमान, तो सुनो देखो यहाँ पे तापमान, तो तापमान देखो बुआई के समय तापमान ज्यादा चाहिए कम, ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा रहेगा थोड़ा सा, देखो 25 डिग्री। ठीक है, फिर देखो वृद्धि के समय थोड़ा सा कम हो गया, और कटाई के समय थोड़ा और कम हो गया। वैसे भी सब देख सकते हैं ना, जून से स्टार्ट, तो जून से जब हम इधर जाएंगे तो तापमान ऑटोमेटिक घटेगा, बस तो उस वक्त बढ़ा और इधर घटा होगा, ठीक तो है, लॉजिकल है ना। लॉजिक मतलब यही समझाना चाहता था, समझ गए आप लोग। अगर मंथली याद कर लिया तो हो ही जाएगा, बात याद रहेगा। तो वर्षा ऋतु याद कर लेना, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो औसत वर्षा कितनी वर्षा चाहिए, तो 50। तो इसमें जो एक्चुअल में जो चावल की खसरी के लिए कितनी वर्षा चाहिए, 100 से 150 से 200 चाहिए, पर मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो 100 से 150 के बीच। ठीक है, ये आदर्श, हाँ तो वो याद कर लेना आप, 125 से 150 सेंटीमीटर। और ये 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पे हो रही थी, दक्षिण पूर्वी भाग में। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग, ये जैसे मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, बघेलखंड वाला याद है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा हो रही। अगर मैं पूछूं मिट्टी बताओ तो कौन सी मिट्टी थी यहाँ पे, लाल पीली मिट्टी। तो ये सारी चीज बता देना आप। देखो यहीं पे लिखा है दोमट मिट्टी, मतलब जलोढ़ मिट्टी तो हम सब में लेंगे। फिर देखो ये लिखा है लाल पीली मिट्टी, बात याद रहेगी। बस इतने फैक्ट बता दो आपका काम हो जाएगा। ये कुछ किस्में लिखी। अब सुनना बात, जनरली जो चावल की जो फसल होती है ये तीनों सीजन में भी होती है। कौन सी फसल, खरीफ में भी होती है, रबी में भी होती है, ठीक है, दोनों सीजन में होती है। पर मैक्सिमम हम किस सीजन में करें, क्योंकि वर्षा ज्यादा चाहिए तो हम खरीफ में कर रहे हैं। ठीक है, जहां पानी ज्यादा होगा वो रबी, मतलब रबी के अंदर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत को समझ है। ये इसकी कुछ प्रजातियां दे रखी, देखो अमन, ओस, बोर, ये सुना होगा आपने, बासमती। अब देखो बासमती का मतलब चावल बासमत, वो बासमती है, इसमें खुशबू आती है। ठीक है, एक बासमती होगा। फिर आपने सुना होगा चिन्नौर। चिन्नौर चावल इसलिए फेमस है क्योंकि चिन्नौर चावल को हमने दे दिया जीआई टैग। जीआई टैग जब भी किसी फसल को मिल जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
तो ये चिन्नौर चावल एक्चुअल में होता है बालाघाट के अंदर। कहाँ होता है? बालाघाट में। तो ये यही प्रश्न आ जाता है कि चिन्नौर चावल को जीआई टैग दे दिया, कहाँ पे होता है? बालाघाट के अंदर सबसे ज्यादा। उस अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है तो बालाघाट। ठीक है। फिर देखो ये जो काली मूंछ है, ये काली मूंछ होता है सिवनी में। कहाँ होता है? ये बालाघाट के जस्ट पास में काली मूंछ, और इसको भी जीआई टैग दे दिया सरकार ने। बात याद रहेगी। फिर देखो रंजीत साबन है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के अंदर क्या है कि सरकार ने इस मतलब एक रिसर्च के अंदर जो चावल जो होता था ना, अब चावल में क्या होता है, जो ऊपर का जो उसका छिलका निकालते थे ना, तो उसके अंदर विटामिन ए होता था, तो वेस्ट चला जाता था। तो साइंटिस्टों ने क्या करा, उसी का विटामिन ए को वो चावल के अंदर फिट कर दिया। इसके कारण इसका रंग कैसा हो गया? गोल्डन टाइप का, इसलिए इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। ये विटामिन ए से भरपूर होता है। ठीक है, बात याद रहेगी। बाकी इसका हो गया खेरा हमारी जो भी है। अग्रणी उत्पादक जिले अगर आपसे पूछे तो कौन है अग्रणी उत्पादक जिला? बालाघाट। ये बात याद रखना है आपको बस। प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? नर्मदापुर। ठीक है, ओवरऑल पूछेगा आपसे वो, ओवरऑल में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आएगा? बालाघाट। यही सब चीज लिखी है यहाँ पर देखो। 2021 में बालाघाट के चिन्नौर चावल को हमने क्या दे दिया है? जीआई टैग। बात याद रहेगी। ठीक है, फिर देखो ये लिखा देखो, बालाघाट में जो चावल की जो कृषि है वो दोनों समय कर रहे हैं, खरीफ और रबी दोनों समय कर रहे हैं। और बालाघाट के अंदर इसी को क्या बोलते हैं हम? रोपा, क्योंकि रोपते हैं इसको, इसलिए इसको रोपा कहते हैं। फिर देखो बालाघाट को हम क्या बोलते हैं? चांद का धान का, चांद का नहीं धान का कटोरा। सर हमने तो बोला ही नहीं, आपने ही बोला। ठीक है, बात याद रहेगी। फिर एक और याद करना है कि मध्य प्रदेश में जो चावल रिसर्च जो सेंटर वो कहाँ पे है? अब सुनो, आप ऐसे याद करना, जैसे चावल है, अब आप खुद सोचो एक दिमाग लगा के कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बालाघाट में, और रिसर्च सेंटर लगाना है बड़वानी में। अब देखो मैंने तो ऐसे याद कर लिया, मेरा एक दोस्त था अंकित बड़वानी नाम का, वो चावल बहुत खाता था, बस इतने से याद हो गया मुझे। पर आपको अगर याद करना हो तो आप ऐसे याद करो, आप सूखे चावल कभी खा के देखना, आप बड़ बड़ की आवाज आएगी, कट कट की आवाज आएगी, देखना। नहीं, आपको वाला याद करेंगे, आपका दोस्त बड़वानी में रहता है, ठीक है, चावल मत खाना। हाँ बस ठीक है, ऐसे फिट कर लिया करो। अब तो तक आपको हमेशा याद करे, ऐसे पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? भारत का अगर आपसे कोई पूछेगा तो कटक के अंदर, उड़ीसा में। तो भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उड़ीसा में। वो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एपी का, एपी का मेरा मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बड़वानी में। ठीक है, या ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे चावल जब लेने जाते हैं, चावल की बहुत सारी वेरायटी होती है। एक छोटा कटा पेटा चावल होता है, उससे थोड़ा बड़ा, उससे और बड़ा। जितना बड़ा चावल होगा उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। ऐसे भी याद कर लेना, थोड़ा सा लॉजिकली इमेजिनरी टाइप में आप फिट करो मेमोरी में, ताकि याद रहे हो। इससे फैक्ट कभी भूलोगे नहीं, आपको याद रहेगा, नहीं तो आप कितनी बारी पढ़ो भूल जाओगे। बात याद रहेगी। जैसे हमने पढ़ा था गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पवारखेड़ा, नर्मदापुरम में था वो। ठीक है, और नर्मदापुरम में ही सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो रहा था। बात याद रहेगी। वो सरबती का था, वो सियोर का था। तो स से सरबती, सा से सियोर। ठीक है, ये मक्का है। अब देखो मक्का किस समय करते हैं हम? कौन से? बारिश के समय। देखो मैडम ने बता दिया है, सीखो कुछ थोड़ा सा आप लोग। अरे दोनों टाइप से कहाँ करते हैं? बारिश में करते हैं। और बारिश वाले समय को क्या बोलते हैं हम? खरीफ फसल। और खरीफ फसल का जैसे मैंने बोला बारिश का समय, तो आपको भी पता है उस समय गर्मी ज्यादा होती है, तो उष्ण कटिबंधीय वाला। तो जितने भी फिजिकल वाली चीज पूछ ले आपसे कि कैसी जलवायु चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, सब फिट कर देना। बात समझेंगे। और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता मक्का वक्का का, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, मक्का को ही अनाजों की रानी भी कहते हैं, पूछे कभी थोड़ा। फिर याद रखना, छिंदवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? मक्का। इसलिए छिंदवाड़ा को हम क्या बोलते हैं? कॉर्न सिटी। क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, बढ़े आगे। फिर देखो मध्य प्रदेश में दलहन फसल, दाल वाली फसल। तो बस आपको खाली इतना से याद करना है कि दलहन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। दाल याद रखना। और दाल के अंदर बहुत सारी दाल होती है, जैसे आपने तुअर दाल सुना होगा, चना की दाल सुना होगा, मूंग दाल सुना होगा। तो चना दाल के उत्पादन में, या चना के उत्पादन में, चना होता है उससे दाल बनाते हैं, तो चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला। ठीक है, बात याद रहेगी। बस देखो ये बहुत सारी फसल यहाँ पे, चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, बहुत सारी सब दालें हैं। और दालों में सब किस फसल की है? ठीक है, बात याद रहेगी। ये लिखा है देखो, चना और अरहर। अरहर मतलब तुअर दाल, इसके उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला।
और आपने देखा भी होगा हम दाल खाते हैं तो जनरली तुअर दाल ही खाते हैं, अरहर की दाल खाते हैं, बाकी मूंग मूंग तो बहुत ही कम खाते हैं, है ना, कम खाते हैं, मतलब खाते, ये नहीं बोला नहीं खाते हो आप, ठीक है। फिर देखो मध्य प्रदेश में तिलहन फसल, तिलहन फसल के अंदर बहुत सारी आएगी, सोयाबीन वोयाबीन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखो ये सुनना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे गलत लिखा है, मैंने बताया था तिलहन फसलों के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, दूसरा, ठीक है, ओवरऑल देखोगे दूसरा है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सोयाबीन, सोयाबीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे प्रश्न कुछ भी पूछ ले वो। अब आपको ऐसा याद करना है कि जो सोयाबीन है वो कौन से सीजन में कर रहे हैं हम, वर्षा, वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं हम, खरीफ, बात याद रहेगी। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सोयाबीन की फसल कैसी फसल है, ये खरीफ की फसल है, ठीक है। अब जैसे मैंने पूछा खरीफ की फसल है तो आपको ये चीज याद आना चाहिए, कौन सी चीज याद आनी चाहिए, जलवायु, कैसी जलवायु है खरीफ के समय, वर्षा के समय में गर्मी वाली, तो उसको बोलेंगे उष्ण, उष्ण का मतलब होता है गर्म, ठीक है। ये ऋतु ऋतु तो ये याद हो जाएगी। फिर मैं अगर पूछूं आपसे तापमान बताओ, तो तापमान तीन तरीके से बताएंगे, बुआई के समय, वृद्धि के समय और कटाई के समय। तो पहले तापमान ज्यादा, देखो ये तापमान, देखो बुआई के समय तापमान कितना है 25 से 30, फिर वृद्धि के समय तापमान क्या है थोड़ा कम, बाद में तापमान देखो और कम है 15 से 20, लॉजिक याद रहेगा, फिट कर लोगे आप, कोई दिक्कत को समझ। अब वर्षा पूछे तो देखो मैंने बताया था 50 से 75 याद करना, देखो यहाँ पे दे रखा है 40 से 60, तो कौन सी रेंज याद करना है आपको, मालवा का पठार याद करना है, मालवा के पठार में कैसी वर्षा हो रही थी, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, बात याद रहेगी। ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, पीएच वीएच, बस आपको इतना से याद करना किस मिट्टी में होता है ये, काली मिट्टी, बात याद रहेगा, बस काली मिट्टी, ठीक है। तो काली मिट्टी याद करना, और ये कुछ किस में याद कर लेना, तो देखो दो याद रखना, एक तो होता है जीएस, जब भी जीएस लग जाए समझ जाना सोयाबीन की एक वेरायटी है, ये 9560 है, 2034 है, एक होता है आरवीएस, ये रिसर्च सेंटर के नाम पे रखता है, आरवीएस 24, एनआरसी 7, इस टाइप के नाम है, हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। फिर एक थोड़ा सा फैक्ट याद करना है कि विश्व में सोयाबीन की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, चीन। वर्तमान में अगर आप देखोगे तो सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है अमेरिका, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, मध्य प्रदेश। एमपीपीएससी में अभी लेटेस्ट में एक दो साल पहले एक प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती हमने कहां से प्रारंभ करी है, तो इसको प्रारंभ करा था हमने देवास जिले से, पर वर्तमान में सबसे ज्यादा सोयाबीन करता है उज्जैन जिला, बात याद रहेगी। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट पूछ लेता है वो, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को समझ, यही लिखा है देखो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन कहां से प्रारंभ करा था हमने, और समय भी लिख दिया 1962, इसके पहले लोग ज्वार करते थे, ठीक है। बड़े आगे फिर देखो सरसों वरसों तो कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप तो इतना से याद करना कि मध्य भारत के पठार को हम क्या कहते हैं, सरसों की हांडी, और सबसे ज्यादा अगर सरसों होता है तो मुरैना, ठीक है। फिर देखो मध्य प्रदेश में व्यापारिक फसल, व्यापार मतलब जिसको हम बेचने के लिए करते हैं, वो किसको करते हैं हम, कपास, कपास कौन से कुल का है, मालवेसी, ठीक है। तो ऐसे याद करो आप, देखो कपास है, कपास हम किसके लिए कर रहे हैं, बेचने के लिए, बेचेंगे तो माल आ रहा है, पैसा, कहते ना कितना माल रखा है, निकालो फटाक से। फिर देखो वनस्पति नाम, साइंटिफिक नेम, हो सकता है ये पूछ ले आपसे, तो गोसिपियम हर्सुटम जो भी है, ठीक है। फिर ऋतु, ऋतु ऋतु तो आपको याद रख लेना। फिर देखो कपास को ही हम क्या बोल रहे हैं, सफेद सोना, हो सकता है आपसे पूछ ले ये क्या है, सफेद सोना। पेट्रोलियम को हम बोलते हैं काला सोना क्योंकि वो काला होता है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। और कपास के सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है, खंडवा खरगोन, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सुनहरे जल, ये सब पूछा गया प्रश्न में। फिर देखो मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे लगाया हमने, खरगोन, ठीक है। और जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे लगा रहे हैं हम, खंडवा, हाँ, ठीक है। फिर एक और चीज याद करना है, एक बीटी कॉपस भी बनाया हमने, जो कपास होते हैं ना उसके अंदर हम थोड़ा सा जेनेटिकली हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके जीन में चेंज कर देते हैं। आपको पता है चीन के अंदर जैसे हमारे यहाँ गन्ना होता है ना, हमारे गन्ना कितना पतला टुकड़ा रहता है, बहुत कम रस निकलता है, चीन के अंदर जाके देखना आप गन्ने को, तो चीन ने क्या करा है, जो गन्ना होता है तो, और जो बांस होता है, तो बांस जैसे मोटा होता है, तो बांस के जीन को निकाल के गन्ने के अंदर डाल दिया, तो गन्ना बांस की तरह हो गया है। ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है, तो इसको बोलते हैं बीटी कॉपस। बीटी बैंगन पढ़ा होगा आपने, बीटी कॉपस पढ़ा, ये कपास पढ़ा होगा। बीटी मतलब होता है बेसिलस थोरेंजेसिस, एक
नाम होता है इसका जीन का, उसका। मैंने यूएस का देखा, इतना मोटा है वो भी। हाँ, तो ये जेनेटिकल मॉडिफाई कर रहे हैं कपास के अंदर, क्योंकि क्या होगा, देसी जो वेराइटी होगी बहुत पुराने टाइप से, अब क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो बहुत ज्यादा बीमारी होगी, उनके अंदर प्रोडक्शन बहुत कम होगा। तो धीरे धीरे लोग साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करके पता कर लेते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, फिर ऐसी चीज को देखते हैं जो कम पानी में भी उग रहा है, कम पानी में भी उसको कोई दिक्कत है, तो उसका जीन देख लेते हैं किस जीन के कारण ऐसा हो रहा है, वो जीन निकाल के उसमें डाल दें। ऐसा होता है। आपको पता है थोड़े टाइम बाद, अभी तो जैसे बच्चे होते हैं तो ठीक है, भगवान भरोसे, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद डिजाइन बेबी होगा। डिजाइन बेबी का मतलब समझ तो, कि मेरे बच्चे के, मेरे मतलब मेरा बच्चा हो तो उसके बाल शाहरुख खान जैसे हो जाए, बॉडी हो जाए अंडरटेकर की तरह, जॉन सीना की तरह, इसको बोलते हैं डिजाइन बेबी। जैसे आपने सुना होगा हुसैन बोल्ट का नाम। अब हुसैन बोल्ट के अंदर क्या है, उसकी बॉडी इस टाइप से बहुत ज्यादा एक्सपांसन और संकुचित होती है, इसके कारण बहुत तेज दौड़ पाता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, उसकी जीन को निकालेंगे और किसी के अंदर डाल देंगे, तो उसकी बॉडी भी उसकी तरह हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ऐसा होगा, इसको बोलते हैं डिजाइन बेबी। धीरे धीरे होगा ही। आजकल डेट्स तो होने लगी है सर की, इसी डेट पे हाँ, अरे थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद होगा। अभी हम तो बहुत पीछे हैं। अभी आप चाइना वाइना में जाके देखोगे ना, मतलब वहां पे कार में कोई ड्राइवर नहीं मिलता आपको, हाँ सर, तो अभी दुबई में भी ड्राइवरलेस ड्राइवरलेस कार आती है सर, बिल्कुल। मेट्रो में। हाँ, 6G जैसे 6G आएगा ना, अभी तो फिर भी 5G है तो ठीक है, जैसे 6G आएगा ना, मतलब ये सब खत्म ही हो जाएगा खेल। आपका घर बन जाएगा स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब जैसे आप घर में आओगे ना, जैसे घर में एंट्री करोगे ऑटोमेटिक लाइट चालू हो जाएगी, लाइट चालू करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे घर से बाहर निकले ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाएगी, वो इंटरनेट सारा काम करने लगेगा फिर। बात समझ में आ गई? मतलब बहुत ज्यादा एडवांस होने वाली, जिसको टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं, धीरे धीरे, ठीक है, ये सारी चीज होने लगी। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र सुन लो। अब देखो, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, मतलब भारत का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, वो है इंदौर में, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो वो है उज्जैन में, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र वो था उज्जैन में, बात है। और सहकारी सोयाबीन मतलब सहकारी सोयाबीन संयंत्र पूछ ले तो वो है शिवनी में, ठीक है। सहा से सहकारी, सहा से शिवनी, ऐसे याद कर लेना। कुछ फैक्ट है बेसिक से, आप 2-4 बार पढ़ोगे ना तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो, अफीम के बारे में लिखा है, तो एक बार एमपीपीएससी में क्या करा था, अफीम का साइंटिफिक नेम पूछ लिया था उसने, पेपेवर, पापा नहीं, सर लिखा हुआ तो वही है। अरे पेपेवर लिखा है, पेपेवर लिखा है, ठीक है। तो देखो, अफीम कैसी फसल है, एक तो वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल को हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। बात याद रहेगी, बस इतना से याद करना है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले, तो देखो अफीम से याद करना, पापा के पास है, ठीक है, ऐसे कर ले, ठीक है। वो पापा उसको एकदम पुड़ी में बंद करके बैठे हुए हैं पेपर में, तो पेपेवर, बात याद रहेगी, ऐसे याद कर ले। ये साइंटिफिक नेम पूछा गया था कि अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्यों पूछा था, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अफीम की खेती करते हैं हम, और अफीम की जो खेती करते हैं वो लाइसेंस कृषि, ऐसा नहीं मैं अपने घर में अफीम उगाने लगा, सरकार के नियंत्रण में होती है, सरकार से लाइसेंस परमिशन लेना पड़ती है हमें, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन सी फसल सरकार की अनुमति या पूर्ण नियंत्रण में होती है, वो कौन सी है, अफीम। बाकी आपको पता है कितना नियंत्रण है उसके ऊपर, ठीक है। सरकार का खुद का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, दूसरे के ऊपर क्या करेगी वो। फिर देखो, इसी अफीम का हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं किसमें, औषधि में, ठीक है। अब वो कैसी औषधि आपको भी पता है, ठीक है। कुछ दवाइयां बनाई जाती है इसके माध्यम से, ठीक है। सर कौन सी? दर्द निवारक, अरे सब में रहता है। अभी भी नहीं पता हमें यार। सब्जी खाते हैं देखो, हाँ, वो जो खाती है, साथ ठीक है, में लेती हूँ। ये बात याद रहेगी। फिर देखो, एक और याद करना है आपको, मध्य प्रदेश में अफीम से औषधि बनाने का कारखाना कहाँ पर है, नीमच में। सर मंसूर नीमच में इसीलिए वहीं हाँ, पर है क्या? हाँ, पहले मंदसौर में थी, अब आपको पता है मंदसौर से अलग होगी, नीमच बना है, तो फैक्ट्री कहाँ पे चले गई, नीमच में, ठीक है। बस इतना सा याद करना। ये एक और एक कहवा मतलब कॉफी, कहवा ही बोलते हैं एक्चुअल में उसको, क्योंकि उसको उससे निकालते तब कॉफी निकलती हो। अब ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में बैतूल के अंदर होती है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले, देखो इसका भी वैज्ञानिक नाम क्या है, केफेवा अरबिका। देखो इसकी भी बहुत सारी वेराइटी होती है, बहुत सारी वेराइटी। देखो इसकी जो सबसे उच्च वेराइटी होती है उसको बोलते हैं अरेबिका, अरब वाली, और एक रोबस्टा, ये बस ठीक ठाक है।
अगर मध्य प्रदेश में पूछ ले कि कहवा कहाँ पे हो रहा है, तो आप मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा याद करना आप, ठीक है। ठीक है, बाकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर है ये वाला जो महादेव पर्वत श्रेणी वाला स्थान है। और मैंने आपको बताया था कि जो कॉफी जो होती है, चाय जो होती है, उसको चाहिए लेटेराइट मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी होती है पर्वतीय क्षेत्र पर, और पर्वतीय क्षेत्र पर ही होती वर्षा बहुत ज्यादा वर्षा, और चाहिए ताप बहुत ज्यादा। तो ये आपको यहीं तो मिलेगा इस क्षेत्र में, बालाघाट वाले क्षेत्र में। इसलिए हम कहाँ पे कौन से क्षेत्र में कर रहे हैं कॉफी की कृषि, ये बैतूल जिले के भेजदही एक तहसील है, और वहां पे भी एक कुकरू हिल्स, तो कुकड़ू कर लेना आप तो बस, ठीक है। कुकरू हिल्स कितने हेक्टेयर क्षेत्र पे लगा रहे हैं हम, 110 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर इसका उत्पादन कर रहे हैं। बस ये इतना सा इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉफी, काफी है इतना ही, कॉफी के लिए काफी है। हाँ बस इतना सा था, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सा हमारा खत्म होता है। अब देखो इसके बाद जो लेक्चर आएगा हमारा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे, और एक पढ़ेंगे हम कृषि जलवायु क्षेत्र, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये ऐसे प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो जितना भी बाकी बचा है, पशुपालन है ना, मत्स्य पालन, ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। चलिए पूरा इसी में